नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए SCRT भूगोल की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 6 SCRT भूगोल से अध्याय 8 हमारा राज्य बिहार से संबंधित सारांश लेके आए हैं और साथ में BPSC TRE में पूछे गए सारे PIQs को एक साथ में और साथ में SCRT पर इस पाठ पर हमारा राज्य बिहार पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उसको आज के हिसाब से अपडेट करते हुए आपके लिए लेके आए हैं। साथ में आपको इकोनॉमिक सर्वे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के हिसाब से जो लेटेस्ट डाटा है उसको भी हम यहाँ पे इस वीडियो में आपको अपडेट करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर करें और साथ में जो भी अभ्यर्थी आपकी जानकारी में 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, BPSC TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, उनको चैनल से ज़रूर जोड़ें। पहले हम टॉपिक को कवर करेंगे और टॉपिक को कवर करने के पश्चात आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। उन प्रश्नों को हम आपको दिखा देते हैं कुछ प्रश्न, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ये पहला प्रश्न है और ऐसे ही कुछ बेहतरीन और शानदार प्रश्न जो आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो हमने इस चैप्टर पर आधारित बनाया है और साथ में बिहार इकोनॉमिक सर्वे का भी हेल्प लिया है। तो आपको एक कंप्लीट क्लास मिल जाएगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद और बहुत सारे डाटा से आप लोग यहाँ पे लैस हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा सेशन को और साथ में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और आप जो भी क्लासेस चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों के कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं आप लोगों का टॉपिक। और हमारा जो टॉपिक है अध्याय 8 कक्षा 6 भूगोल SCRT से हमारा राज्य बिहार। NCERT हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ, तो अगर आप NCERT पढ़ना चाहते हैं तो कक्षा 6 से 11 का प्लेलिस्ट हमने भूगोल का बना रखा है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा राज्य बिहार का और यहाँ पे बात करें तो उत्तर प्रदेश से आने वाली गाड़ियों की जांच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर कर्मनाशा के निकट की जाती है। तो यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है और इस इन्फॉर्मेशन की मदद से आपको जो है एक फैक्ट याद रखना, और वो फैक्ट क्या है तो उसके बारे में समझ लीजिए। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्मनाशा। ध्यान रखिएगा, कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती है। इसके अलावा नेपाल से आते हुए गंडक नदी भी यूपी और बिहार के बीच में सीमा बनाती है। तो कर्मनाशा चूँकि आपका SCRT में दिया है इसलिए महत्वपूर्ण है। और गंडक जो है ध्यान रखिएगा नेपाल से आती है तब बिहार के साथ में सीमा बनाती है। इसके अलावा एक नदी और भी है, घाघरा भी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती हैं। तो कुल मिलाकर 3 नदियां हैं, पहला है कर्मनाशा, दूसरा है गंडक, तीसरा है घाघरा, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती हैं। और जो भी अभ्यर्थी सिंसियरली इस क्लास को देख रहे हैं, हम उनको एक ही सलाह देना चाहेंगे कि आपको जो भी चीज़ें बताई जाएं आप एक कॉपी पेन लेके उसको नोट कर लें। चूँकि होता क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा PDF हो जाते हैं एग्ज़ाम तक, और फिर उसको लास्ट में पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, जो TRE 3 अभ्यर्थियों के साथ में हुआ था। क्योंकि बहुत ज़्यादा PDF इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी हम PDF तो सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं आपको। ज़्यादा बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेके आप साथ में नोट करते रहिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी और लिखने से याद भी बहुत अच्छे से होता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 नदियाँ यूपी और बिहार के बीच में सीमा बनाती हैं। पहला है कर्मनाशा, दूसरा है गंडक और तीसरी है घाघरा। ध्यान रखिएगा 3 नदियां हैं, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ये तीनों नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाते हुए आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार के बारे में कुछ यहाँ पे जानकारी दी गई है। यह पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर लंबाई और उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर चौड़ा है। तो बिहार के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिया गया है कि बिहार का जो पूरब से पश्चिम का मतलब होता है इस तरीके से, अब यहाँ पे पूरब से पश्चिम का मतलब हो गया कि जब इस तरीके से देखा जाएगा, वेस्ट और ईस्ट देखा जाएगा, तो इस प्रकार जो लंबाई बिहार की है पूरब से पश्चिम वो 483 किलोमीटर है लंबी। और साथ में उत्तर से दक्षिण का मतलब हो गया इस तरीके से देखना, तो उत्तर से दक्षिण का मतलब हो गया इस तरीके से, और इस तरीके से 345 किलोमीटर चौड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, पूरब से पश्चिम 443 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर चौड़ाई है बिहार राज्य की। इसके अलावा बिहार राज्य के बारे में बात करें तो बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल नोट कर लीजिएगा, चूँकि हर चीज़ SCRT में नहीं दी हुई होती, क्योंकि कक्षा 6
के लेवल के बच्चों के लिए दी गई है, लेकिन प्रश्न यहाँ से बहुत सारे आपसे पूछे जाते हैं। तो लिख लीजिए कि कुल क्षेत्रफल बिहार का 94,163 किलोमीटर है। जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार जो लेटेस्ट डाटा है 94,163 किलोमीटर है, और घटने बढ़ने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिहार राज्य 2000 में ही झारखंड से अलग हो गया था। तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है बिहार राज्य का। और बात करें तो बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है, ये नोट कर लीजिएगा। तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो जनसंख्या घनत्व है भारत में, जनसंख्या घनत्व है बिहार राज्य का सर्वाधिक है, और कितना है तो 1106। SCRTs में आपको 1102 भी मिल सकता है NCERT SCRT में, लेकिन वो पहले का डाटा है जो प्रोविजनल डाटा है। फाइनल डाटा जो आपका है वो 1106 ही है, तो ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़न मत हो आपको। इसके अलावा बात करें तो बिहार जनसंख्या की दृष्टि से, बिहार राज्य जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। बाकी हम आगे लास्ट में इन सब चीज़ों को दोबारा से रिवाइज करा देंगे आपको। अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को कवर करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल देश है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है। तो कुल मिला के 4 आपको ध्यान रखने हैं भौगोलिक क्षेत्र, कुल 4 क्षेत्र ध्यान रखने हैं कि उत्तर दिशा में बिहार के कौन सा देश है। तो एक देश नेपाल से सीमा बनाता है, पूरब में पश्चिम बंगाल से बिहार राज्य सीमा बनाता है, दक्षिण में झारखंड से सीमा बनाता है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा बनाता है। यहाँ पे आप मैप के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये बिहार का मैप है, और ये आपका पूरा नेपाल देश हो गया। साथ में इधर की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा बनाता। इधर उत्तर प्रदेश हो गया, और साथ में नीचे की तरफ बात करेंगे तो इधर झारखंड हो जाएगा। तो नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में बात करें तो उत्तर प्रदेश से, और साथ में दक्षिण में बात करें तो झारखंड से। और ध्यान रखिएगा बिहार केवल एक देश नेपाल से सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक सीढ़ियाँ यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बिहार को 9 प्रमंडलों में, 9 डिवीजन्स में बांटा गया है, 9 प्रमंडल में बांटा गया है, और 38 जिले तो आप जानते ही हैं। और साथ में प्रखंडों की जो संख्या है 534 है, ये ध्यान रखिएगा, प्रखंडों की जो संख्या है वो 534 है। अनुमंडल याद रखिएगा, अनुमंडल 101 है। बिहार राज्य में अनुमंडल 101 है। 9 प्रमंडल हैं, 8 जिले हैं, प्रखंड 534 हैं, अनुमंडल ध्यान रखिएगा 101 है। आगे बढ़ते हैं। और आप सभी लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इस बार TRE 1 में पूछा गया, TRE 2 में बिहार स्पेशल पूछा गया, TRE 3 में नहीं TRE 3 15 मार्च में भी पूछा गया, TRE 3 री एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया। तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगली बार नहीं पूछा जाएगा। BPSC हमेशा से सरप्राइज़ करता रहा है, अगली बार बिहार स्पेशल दे दिया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर आप लोग अलर्ट रहिएगा और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिएगा। कभी भी एक पेपर के हिसाब से अपने आप को तैयारी नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ें दी रहती है वहाँ से हमें पैटर्न समझने में आवश्यक होता है, लेकिन कभी भी एक पेपर के हिसाब से अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उतना हमको कवर करना चाहिए, और हम आपको अपनी क्लासेस के माध्यम से कम कंटेंट में सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से क्लियर करा देंगे। अब यहाँ पे बात करें जलवायु की बिहार राज्य में, तो बिहार के पूर्व में गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है, पश्चिम में गर्म एवं शुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है। तो बिहार में कुल मिला के मानसूनी वर्षा होती है। और यहाँ पर बात करें बिहार का जो पूर्व वाला क्षेत्र है, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। जो पूर्व वाला बिहार का पार्ट है ये मानसून के प्रभाव में रहता है। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून की शाखा आती है दक्षिण पश्चिम मानसून की, उससे प्रभावित होता है। तो इस प्रकार गर्म होने के साथ साथ ये आर्द्र भी रहता है।
और पश्चिम वाला भाग जो है गर्म होने के साथ में शुष्क रह जाता है इसके मुकाबले। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम वाला भाग शुष्क रह जाता है, पूर्व वाला भाग आर्द्र रहता है और साथ में मानसून के प्रभाव में बिहार राज्य रहता है। इसके अलावा आप लोग चैनल पे हमारे जाके शॉर्ट्स देख लीजिएगा, उस शॉर्ट्स में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स बिहार से रिलेटेड, बिहार स्पेशल से रिलेटेड वहाँ पे कराए गए हैं, उनका नोट्स बना लीजिएगा और बहुत वो काम के आपके एक एक टॉपिक को हमने पूरा बाकायदा 1 मिनट में कवर करा दिया था TRE 3 एग्ज़ाम के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार का बात करें तो औसत तापमान 30 सेंटीग्रेड रहता है, जबकि गर्मी में तापमान 40 डिग्री से भी अधिक हो जाता है। तो औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा का मौसम की बात करें तो जून के तीसरे सप्ताह में बारिश शुरू हो जाती है, अक्टूबर तक बारिश होती है। इसके अलावा इस समय आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि कोसी नदी का जलस्तर कितना बढ़ गया है। तो बाढ़ का मूल स्रोत बात करें तो बाढ़ का मूल स्रोत गंडक, बागमती, कमला, बकैया, करेह, महानदी और कोसी इत्यादि नदियां हैं जिनका उद्गम नेपाल है। कुल मिला के नेपाल से जो नदियां आती हैं वह जो है बिहार राज्य में बाढ़ का कारण बनती हैं। कोसी सबसे महत्वपूर्ण है। कोसी को जो है बिहार का दुख भी कहा जाता है। कोसी नदी को सौरव बिहार भी कहा जाता है, सौरव बिहार भी कहा जाता है, बिहार का दुख भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अब आप लोग समझ रहे होंगे। अब इस समय जो पानी छोड़ा गया है कोसी बैराज से, जिस लेवल पे पानी तबाही मचा रहा है, लोगों की जनजीवन को खतरे में डाल रहा है, आप लोग समझ गए होंगे सौरव बिहार क्यों कहा जाता रहा है। साथ में गंडक नदी भी ध्यान रखिएगा और महानंदा, और इन सभी का उद्गम स्थल कहाँ पे है तो नेपाल में है। आगे बढ़ते हैं और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम वो आपको यहाँ पे कवर कर ले रहे हैं। बाकी आपको हम PDF दे देंगे, आप पूरा पढ़ना चाहें तो पूरा भी पढ़ सकते हैं और परीक्षा दृष्टि से जो महत्वपूर्ण रहेगा उन चीज़ों को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि पटना से पूरब का एक बड़ा हिस्सा फतुहा से बढ़िया मोकामा तक टाल या ताल क्षेत्र कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार में टाल या ताल क्षेत्र किसको बोलते हैं। तो पटना से पूरब का एक बड़ा हिस्सा रहता है फतुहा, जानते हैं आप। और फतुहा आप कमेंट करके बताइए कि फतुहा में कौन सी जो है नदी जो है मिलती है पटना जो है गंगा से, गंगा की कौन सी सहायक नदी फतुहा में, आप कमेंट करके बताइए कि फतुहा नामक स्थान पर गंगा की कौन सी सहायक नदी गंगा से मिलती है। तो फतुहा से बढ़िया मोकामा तक का जो स्थान होता है उसको टाल या ताल क्षेत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहाँ पे फसलों के बारे में जानकारी दी गई है, जहाँ पर TRE 1, TRE 2, TRE 3 जो 15 मार्च का पेपर था वहाँ पे प्रश्न पूछे गए थे। अब यहाँ पे पहली जानकारी है कि अपने राज्य बिहार में धान की खेती प्रमुख है। तो धान से पता ही है आपको चावल प्राप्त होता है। तो धान बोले या चावल बोले एक ही बात है, पैडी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो बिहार राज्य का जो प्रमुख खेती है वो धान है। इसके अलावा गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन की भी खेती होती है। और यहाँ पे एक जो जानकारी दी गई है महत्वपूर्ण, इसके बारे में अभी हम प्रश्न भी आपसे पूछेंगे। तो वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों में तंबाकू, ध्यान रखिएगा। तो तंबाकू के लिए कौन से क्षेत्र फेमस है बिहार में? वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर जिले। फिर है छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण में गन्ना के लिए फेमस है। बाकी आगे प्रश्नों के माध्यम से हम देखेंगे कि तंबाकू में प्रथम स्थान पे कौन है, गन्ने में कौन है, जूट में कौन है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि तंबाकू के संदर्भ में बात की जाए तो वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिले फेमस हैं। छपरा, सिवान, गोपालगंज यानी जो पश्चिम बिहार वाले ज़िले हैं, छपरा, सिवान, गोपालगंज और चंपारण, ये गन्ना के लिए फेमस हैं। इसके अलावा बात करें पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, तो जो पूर्वी क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, पूर्वी जो क्षेत्र है पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, ये ज़िले जूट की खेती के लिए फेमस हैं। इसके अलावा बात करें तो बिहार में मात्र 6.4% भूभाग पर वन है। ये डाटा इसको सही कर लीजिएगा। अब 7.84, ध्यान रखिएगा, बिहार में जो कुल वन प्रतिशत है 7.84% है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 का रिपोर्ट है, लेटेस्ट वाला, 7.84% है। तो बिहार में 7.84% भूभाग पर वन है। यह भी सवाल TRE में पूछा जा चुका है। जब आप डिटेल में BPSC TRE के पेपर्स को देखते हैं, कुल मिला के TGT, PGT 6 से 8 सभी पेपर्स को देखते हैं तो वहाँ पे ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा बात करें तो उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में सोमेश्वर की पहाड़ियों में जंगल मिलते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि
कि उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में, उत्तर पश्चिम जो बिहार है वहाँ पर हिमालय की जो तराई वाला पार्ट है वहाँ पे सोमेश्वर की पहाड़ियों में जंगल मिलते हैं। तो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ वहाँ पर स्थित हैं। और सोमेश्वर की पहाड़ियों की खासियत हम आपको बता दें कि जो बिहार का सबसे ऊंची चोटी है, तो ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, बिहार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम सोमेश्वर चोटी है। यह भी प्रश्न पूछा गया है 6 जीएस सेक्शन में, टीआरई 2 में पूछा गया था, जो हमने चैनल पे करा रखा है। पीजीटी तक के हमने प्रश्न आपको जीएस के करा रखे हैं, जहाँ पे एक सेक्शन में यह सवाल पूछा गया था कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका जवाब हो जाएगा सोमेश्वर चोटी। सोमेश्वर चोटी जो यहाँ पे सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं और इसकी जो ऊंचाई है 875 मीटर, बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिम चंपारण में स्थित है, हिमालय की तराई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर से जानकारी दी गई है कि तंबाकू जो है कहाँ कहाँ पे, तो उत्तर बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में के कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है और इन इलाकों को संयुक्त रूप से सरैसा क्षेत्र बोला जाता है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सरैसा क्षेत्र किसको बोलते हैं, सरैसा क्षेत्र किसको बोलते हैं, तो सरैसा क्षेत्र ध्यान रखिएगा समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों को जो है के कुछ प्रखंडों में तंबाकू उसका उपजाया जाता है, तंबाकू बोया जाता है और इन्हीं इलाकों को संयुक्त रूप से सरैसा क्षेत्र बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो गुड़ चीनी की कहानी जानने के लिए बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित गोपालगंज या पश्चिम चंपारण, अब ये क्या फैक्ट यहाँ पे दिया गया, तो ध्यान रखिएगा, गन्ने के लिए सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण फेमस है और साथ में चीनी के लिए बात करें तो चीनी के लिए भी, चीनी उत्पादन में भी पश्चिम चंपारण नंबर 1 पर है, ये ध्यान रखिएगा। तो बिहार के उत्तर पश्चिम में आपको अगर गुड़ चीनी की कहानी जाननी हो तो गन्ना उत्पादन सर्वाधिक यहीं होता है, तो ये यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक जानकारी आपके लिए और भी है कि नेपाल की पहाड़ियों का पानी जब बहकर आता है पश्चिम चंपारण में तो मिट्टी में चूने का अंश साथ में आता है और यह जो मिट्टी होती है ईख यानी कि गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो यहाँ पे एक रीज़न भी बता दिया गया है कि पश्चिम चंपारण में गन्ने का उत्पादन जो होता है सर्वाधिक क्यों होता है, तो मिट्टी में चूने का अंश, पानी जो बहकर आता है नदी का, जो कि हिमालय की तरफ से आता है, नेपाल की तरफ से आता है, उसमें मिट्टी में चूने का अंश पाया जाता है और वो मिट्टी में जो चूने का अंश पाया जाता है वो ईख की खेती के लिए उपयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको वन्य जीव के बारे में बताया गया है, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे हैं। पहला आप यहाँ पे देख लीजिए कि पश्चिमी चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर अभयारण्य में, आपको याद आया होगा, प्रश्न बार बार पूछा जाता है, वाल्मीकि नगर अभयारण्य, वाल्मीकि नगर बाघ अभयारण्य इसको बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं, तो वाल्मीकि नगर बाघ अभयारण्य। साथ में राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क भी है। वाल्मीकि नगर अभयारण्य या बाघ अभयारण्य जिसको टाइगर रिजर्व बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा बाल्मीकि नगर बाघ अभयारण्य और वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही जो हैं पश्चिम चंपारण जिला के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान या बाघ अभयारण्य है। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य और साथ में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वाल्मीकि नगर है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बोलते हैं या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बोलते हैं, दोनों एक ही बात है, पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। आगे जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, संरक्षित क्षेत्र हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। कैमूर अभयारण्य कहाँ पड़ता है, बहुत बार पूछा गया, तो याद रखिएगा रोहतास जिले में कैमूर अभयारण्य पड़ता है। इसके अलावा नालंदा जिले में राजगीर अभयारण्य पड़ता है, नालंदा जिले में राजगीर अभयारण्य पड़ता है। गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य पड़ता है, तो गया में गौतम बुद्ध से रिलेटेड है भी, तो आप याद भी कर सकते हैं। इसके अलावा भीमबंध अभयारण्य खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच में अब स्थित है, तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, जिला ना देकर आपको पहाड़ियों का दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच में अब स्थित भीमबांध अभयारण्य है। इसके अलावा बात करें तो बेगूसराय जिले के कांवर झील क्षेत्र में, बेगूसराय जिले में कांवर झील क्षेत्र है, तो कांवर झील या कंवर झील बोलते हैं। और इसकी खासियत क्या है, तो ये पूरे एशिया का, ध्यान रखिएगा, पूरे एशिया का ये सबसे बड़ा गोखुर झील है, जिसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो गोखुर झील का उदाहरण है। तो याद रखिएगा कि जो कंवर झील है या कांवर झील है कहाँ स्थित है, बेगूसराय जिले में,
एशिया का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है, और साथ में बिहार का या प्रथम, ध्यान रखिएगा, बिहार का प्रथम रामसर स्थल है। तो प्रथम रामसर स्थल बिहार का कौन सा है? तो कंवर झील है। कहाँ पे स्थित है? बेगूसराय में। याद रखिएगा 2020 में कंवर झील को बिहार का प्रथम रामसर स्थल घोषित किया गया था। बाकी अन्य रामसर स्थल के बारे में आगे के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लास्ट में प्रश्नों के साथ में। और साथ में यहाँ पे पटना नगर में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार में कहाँ स्थित है? तो पटना नगर में है। इसके अलावा पटना के दानापुर सैनिक छावनी के निकट गंगा तट पर साइबेरियन क्रेन के बारे में बताया गया है। साइबेरियन क्रेन की बात करें तो साइबेरिया का जो क्षेत्र है रूस का, वहाँ से ये आते हैं सर्दियों में, क्योंकि वहाँ पर रहने लायक स्थिति रह नहीं जाती, सब कुछ बर्फ़ हो जाता है वहाँ पे साइबेरियन क्षेत्र में। तो जो साइबेरियन क्रेन है भारत में भरतपुर सेंचुरी में भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो कि राजस्थान में, वहाँ पर आते हैं। इसके अलावा बिहार में पटना के दानापुर सैनिक छावनी के निकट गंगा तट पर साइबेरियन क्रेन आते हैं। प्रवासी पक्षी होती हैं, भारी पक्षी होते हैं, भारी संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। सबसे बात करें तो मुख्यतः आते हैं राजस्थान में भरतपुर, जिसको केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य भी बोला गया है, और इसके अलावा भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी बोला जाता है। और पटना के दानापुर सैनिक छावनी के निकट गंगा तट पर भी साइबेरियन क्रेन आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो कुल जनसंख्या है, तो ध्यान रखिएगा फैक्ट ये आप। साथ में बिहार से अधिक लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? बिहार जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया। तो ध्यान रखिएगा, सबसे नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे बिहार है। बिहार की राजधानी पटना सबसे बड़ा नगर भी है, तो पटना की बात करें तो सबसे बड़ा नगर भी है। अब यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब आते हैं प्रश्नों को देख लेते हैं। रबी फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है। तो ताल क्षेत्र या टाल क्षेत्र हमने पढ़ा था, पटना से पूरब में, फतुहा से स्टार्ट होता है, तो पटना से पूरब में स्थित है। सोमेश्वर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तराई क्षेत्र में स्थित है, ध्यान रखिएगा। सोमेश्वर पहाड़ियाँ तराई क्षेत्र में, पश्चिमी चंपारण में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे है कि सरैसा क्षेत्र में शामिल कौन कौन से ज़िले हैं? तो हमने आपको ऊपर पढ़ाया था कि जो तंबाकू वाले क्षेत्र हैं, वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर, इनको जो है सरैसा क्षेत्र बोला जाता है, जहाँ पे तंबाकू की खेती होती है। फिर एक गन्ना उत्पादक ज़िले कौन से हैं? तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों के हिसाब से आप जब देखेंगे तो गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी, जो पश्चिम बिहार का भाग है, वहाँ पे गन्ना ज़्यादा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार के कितने प्रतिशत भाग पर वन का विस्तार है? तो हमने आपको बताया कि डाटा चेंज हो गया 7.84% पे। बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। कंवर झील बेगूसराय ज़िले में स्थित है। और भीम बांध अभयारण्य जो है, आप कमेंट करके बताइए कि किस पहाड़ियों में है। चलिए हम रिपीट कर देते हैं, हमने अभी देखा था खड़गपुर की पहाड़ियों में। बाकी अभी हम आगे प्रश्न में देखेंगे कि भीम बांध अभयारण्य, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, ये बिहार के किस ज़िले में आता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्नों पर आते हैं। और आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। कंप्लीट आपको पूरा एक पैकेज जो आपको पेड क्लास में भी नहीं मिल सकता है, अगर आपने इससे पहले कहीं पेड क्लासेस ली भी होंगी तो आप देखिएगा, इससे बेहतर कंटेंट इतने कम समय में आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। अब आगे आते हैं। अब इसमें जो है जो प्रश्न बन सकते हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं, सभी को हम कवर करते हुए। पहला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है? पहला विकल्प है सोन नदी, दूसरा है कर्मनाशा, तीसरा है पुनपुन। तो यहाँ पर बात करें, हमने शुरू में डिस्कस किया था कि कर्मनाशा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। कर्मनाशा के अलावा गंडक भी सीमा बनाती है और घाघरा भी सीमा बनाती है। तो 3 नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कर्मनाशा की बात करें तो कर्मनाशा नदी रोहतास पठार से निकलती है और लंबी दूरी तक उत्तर प्रदेश बिहार सीमा बनाती हुई चौसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चौसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ये बहुत बार पूछा गया आपसे टीआरई में कि जो है गंगा नदी में जो सहायक नदियाँ होती कहाँ पर मिलती हैं, जैसे सोन का पूछा गया है। कर्मनाशा का ध्यान रखिएगा, चौसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बाकी सहायक नदी आपसे नहीं पूछा जाएगा।
बिहार राज्य की पूर्व पश्चिम लंबाई और उत्तर दक्षिण चौड़ाई विस्तार क्रमशः कितना है? तो पूर्व पश्चिम आपको बताना है और साथ में उत्तर दक्षिण भी बताना है। तो पूर्व पश्चिम ज़्यादा है, आपको क्लियर है, तो ये तो आंसर हुआ नहीं। फिर साथ में बात करें तो ये भी नहीं है, तो सही आंसर हो गया 483 किलोमीटर और 345 किलोमीटर। क्लियर हो गया होगा प्रश्न आपको। फिर अगला प्रश्न है कि बिहार के कौन से ज़िले नेपाल से सीमा बनाते हैं? पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, अररिया। अब यहाँ पर हमने आपसे बात किया था कि नेपाल से सीमा बनाता है बिहार। अब बिहार के कौन से राज्य सीमा बनाते हैं उनको देखते हैं। तो पश्चिमी चंपारण भी बनाता है, मधुबनी भी बनाता है, अररिया भी बनाता है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तीनों ही विकल्प नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से बिहार के ज़िले नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो सबसे पहला हो गया पश्चिमी चंपारण, दूसरा हो गया मोतिहारी जिसको पूर्वी चंपारण बोलते हैं, तीसरा हो गया सीतामढ़ी, ध्यान रखिएगा, और शिवहर नहीं बनाता है। और शिवहर की बात करें तो शिवहर जो है बिहार का सबसे छोटा ज़िला है, बिहार का सबसे छोटा ज़िला शिवहर है। अब यहाँ पे बात करें तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगढ़, तो ध्यान रखिएगा। और ये जो 7 ज़िले हैं ये बिहार के 7 ज़िले हैं जो नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगढ़। और आप लोग एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों आपको मैप क्लियर होना चाहिए। मैप आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि जब आप परीक्षा में याद करें तो आपको मैप साक्षात दिखाई पड़े। इस तरीके से आप अपने आप को अभ्यस्त कर लें, फैमिलियर बनाए रखें अपने आप को, ताकि आपको क्लियरिटी रहे। अब यहाँ पर बात करें तो पश्चिम बंगाल से जो है, यहाँ पे आप देखिएगा तो पश्चिम बंगाल से जो है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार सीमा बनाते हैं पश्चिम बंगाल से। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश से कुछ ज़िले सीमा बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने योग्य होती है। अब क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार को कुल कितने प्रमंडलों और प्रशासनिक जिलों में बांटा गया है? 7 प्रमंडल 40 जिले, 9 प्रमंडल 40 जिले, 9 प्रमंडल 38 जिले। तो आंसर हो जाएगा आपका 9 प्रमंडल 38 जिले। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दिया भी गया कि बिहार भारत का एक राज्य है जिसमें वर्तमान में 38 प्रशासनिक जिले हैं, 101 अनुमंडल हैं, 534 ब्लॉक्स थे, यहाँ पे 535 है। तो एक बार ये बढ़ गए होंगे, एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा, खुद से भी आप गूगल कर सकते हैं। बाकी ये विकिपीडिया से ही लिया गया है, ये जो डाटा है ये तो सही है पूरी तरीके से, 101 अनुमंडल होते हैं, ये भी सही है। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में जूट का उत्पादन सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले में जूट का उत्पादन सर्वाधिक है? हमने आपसे बताया था पूर्वी बिहार में होता है और तीनों ही जिलों में होता है, लेकिन जब प्रश्न पूछे सर्वाधिक है तो आप केवल एक उत्तर के साथ में जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का जो डाटा है, जो लेटेस्ट है बिहार सरकार की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग जो पूर्णिया जिला है बिहार का, पूर्वी जिला है पूर्णिया, तो पूर्णिया जिले में ध्यान रखिएगा जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसके अलावा बात करें तो जूट भारत में सर्वाधिक जो होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट होता है भारत में। और राज्य की बात बिहार में बात करेंगे तो पूर्णिया में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक है? तो ईख बोले चाहे गन्ना बोले, शुगर केन, तो ईख का गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर है? सीवान, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज। तो आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण, ध्यान रखिएगा, पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गन्ने का, और ये प्रश्न पूछा भी गया है आपसे TRE 2 में। फिर है बिहार के कौन से जिले तंबाकू उत्पादन में अग्रणी हैं? समस्तीपुर और वैशाली, मुजफ्फरपुर और सिवान, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। तो बात करें तो समस्तीपुर और वैशाली तंबाकू उत्पादन में अग्रणी हैं, और बात करें तो समस्तीपुर नंबर 1 पर है। तो ध्यान रखिएगा समस्तीपुर नंबर 1 पर है, सर्वाधिक उत्पादन समस्तीपुर में होता है, देन वैशाली में होता है। फिर है बिहार का कौन सा जिला गेहूं और धान के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? तो गेहूं और धान, ये दोनों प्रश्न TRE 3 में पूछे गए हैं। तो गेहूं और धान की बात करेंगे तो रोहतास, ध्यान रखिएगा रोहतास में गेहूं और धान दोनों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। फिर अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, मक्का के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर? TRE 2 में पूछा गया था, PRT में। तो यहाँ पे उस समय आपको दिए गए विकल्पों में मुजफ्फरपुर था, आपको याद होगा दिए गए विकल्पों में मुजफ्फरपुर था,
लेकिन जब पूरे बिहार के सभी राज्यों की जब बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे विकल्प में अररिया और ये सब तो दिए नहीं गए थे, तो ध्यान रखिएगा मक्का के उत्पादन में बिहार का अररिया राज्य जो है नंबर 1 पर है। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट डाटा है, अररिया मक्का के उत्पादन में बिहार में प्रथम स्थान पर है, ये ध्यान रखिएगा। और जो प्रश्न आपसे TRE 2 में पूछा गया था, उस प्रश्न में जो है क्लियर नहीं किया, मतलब दिए गए विकल्पों में से आपको चुनना था, तो वहाँ मुजफ्फरपुर आंसर था। आगे बढ़ते हैं। केला उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो केला उत्पादन, बनाना प्रोडक्शन की बात करें, वैशाली, मधुबनी, रोहतास। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पहले वैशाली था, लेकिन अब जो है केले के उत्पादन में मधुबनी नंबर 1 पर है। 2023-24 फिर से वही है, 2023-24 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग मधुबनी केला उत्पादन में नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर है वैशाली। वैशाली पहले नंबर 1 पर था, तो आपको किताबों में, बुक्स में वैशाली दिया हो सकता है, तो वो चीज़ आप सही कर लीजिएगा। मधुबनी लेटेस्ट डाटा बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अकॉर्डिंग मधुबनी केला उत्पादन में नंबर 1 पर है बिहार में। आगे बढ़ते हैं। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है? तो यहाँ पे प्रश्न हो गया, ये तो आपका SCRT में दिया गया, लेकिन पुराना डाटा है। लेकिन इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, जो कि सरकारी डाटा होता है, लेटेस्ट डाटा 7.84% पर वन है टोटल, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपका दिया भी गया है बिहार वन रिपोर्ट 2021, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का कुल वन क्षेत्र जो है 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सभी प्रकार के वन क्षेत्रों का प्रतिशत देख लीजिएगा, 7.84% है, याद रखिएगा। फिर बात करें बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर है, याद रखिएगा कैमूर है। और बिहार का सबसे कम क्षेत्र वाला, जो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है, वो शेखपुरा है। तो शेखपुरा सबसे छोटा जिला भी है, तो सबसे छोटा जिला होने के कारण सबसे कम वन भी यहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत कम है, 1.19 वर्ग किलोमीटर ना के बराबर है। तो बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला शेखपुरा है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य का नाम क्या है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य का नाम यहाँ पे पूछा गया आपसे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि, अभी आपने देखा था वाल्मीकि नगर था, तो वाल्मीकि नगर बोलिए चाहे वाल्मीकि बोलिए, शॉर्ट में वाल्मीकि ही बोला जाता है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि बाघ अभयारण्य बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्य है, ध्यान रखिएगा इसको। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में सोमेश्वर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो यह प्रश्न हमने आपका जो है सीधे एक्सरसाइज से ले लिया है, तराई क्षेत्र में, वहाँ पे हमने देखा था। आगे बढ़ते हैं और बात करें तो बिहार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सोमेश्वर चोटी। प्रश्न पूछा गया है TRE 2 में, 875 मीटर। और कहाँ पे पूछा गया? तो GS पार्ट 6 से 12 के लिए, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के लिए GS का पोर्शन होता है, वहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया था। 875 मीटर होता है सोमेश्वर की चोटी। और जिन्होंने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे देखे हैं TRE 2 के, TRE 1 TRE 2 के, उनको बहुत आसानी से प्रश्न मिल गया होगा। तो सोमेश्वर चोटी 875 मीटर, पश्चिमी चंपारण शिवालिक का भाग है। शिवालिक हिमालय, जो हिमालय का सबसे आखिरी पार्ट है, तीसरा पार्ट है, तो शिवालिक का भाग है पश्चिम चंपारण में। सोमेश्वर चोटी 875 मीटर बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मुंगेर में, ध्यान रखिएगा। और साथ में खड़गपुर पहाड़ियों के बीच में, खड़गपुर पहाड़ियों के बीच में, खड़गपुर हिल्स के बीच में। तो खड़गपुर हिल्स के साथ में भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य जुड़ा हुआ है। और बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मुंगेर में। और ये चीज़ों को हमने कवर कर लिया है, तो अब इसको दोबारा से नहीं पढ़ेंगे। खड़गपुर की पहाड़ियों में अवस्थित भीमबंध अभयारण्य, तो ये सब चीज़ें हमने अभी ऊपर क्लास में कवर कर ली हैं। अब बात करते हैं एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील या ऑक्सबो लेक कौन सी है? अभी हमने ऊपर आपसे बात किया था, वेम्बनाथ झील केरल, चिल्का झील उड़ीसा, कवर झाल बेगूसराय। तो बात करें तो बेगूसराय में स्थित कवर झील, कवर ताल पूरे एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील या ऑक्सबो लेक है, जिसको चाप झील भी बोलते हैं। यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है। और कवर झील ध्यान रखिएगा, बिहार का प्रथम रामसर स्थल है, प्रथम रामसर स्थल है, 2020 में ये बना था। इसके अलावा वेम्बनाथ झील के बारे में ध्यान रखिएगा। वेम्बनाथ झील की क्या खासियत है? तो यह भारत का सबसे लंबा झील है, तो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे लंबा झील है,
सबसे लंबा झील है भारत का। इसके अलावा चिल्का झील की बात करें तो लैगून भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है। चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है, सबसे बड़ा लैगून झील है। इसके अलावा बात करें कि जो है इनलैंड की बात करेंगे तो आपका जो सबसे बड़ा खारे पानी का जो आपका झील हो जाएगा वह जो है सांबर झील हो जाएगा। जब बात करेंगे लैगून झील को जब छोड़ देंगे तो चिल्का के बाद आता है सांबर का। और भारत के अंदर बात करेंगे, जब इनलैंड बात करेंगे तब सांबर झील हो जाता है। और फ्रेश वाटर में जब आप देखेंगे ताज़े पानी में, तो आप कमेंट करके बताइए कि भारत की जो सबसे बड़ी जो ताज़े पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है, वो कौन सी है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर कंवर झील बेगूसराय हो जाएगा। अब प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रामसर स्थल बिहार में स्थित है। पहला कंवर झील बेगूसराय, दूसरा है नागी पक्षी अभयारण्य जमुई, और तीसरा है नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंवर झील बेगूसराय में स्थित बिहार का पहला रामसर स्थल 2020 में, नागी पक्षी अभयारण्य जमुई में स्थित है। और नागी पक्षी अभयारण्य को भारत का 81 नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया है जून 2024 में। नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में 82 नंबर का रामसर स्थल है। तो लेटेस्ट रामसर स्थल है नकटी पक्षी अभयारण्य, ध्यान रखिएगा। 81 नंबर का है नागी और 82 नंबर का है नकटी, दोनों जमुई में है और साथ में कंवर झील बेगूसराय में। तो सभी यहाँ पे जो रामसर स्थल है बिहार में स्थित है। ये जून 2024 में इनको घोषित किया गया है। और कंवर झील को जो है 2020 में घोषित किया गया था, प्रथम था ये। आगे बढ़ते हैं। अब आपके जो प्रश्न हैं ये क्लियर होते हैं। अब हम आपको कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य अपनी तरफ से एडिशन कर रहे हैं। चूँकि आप हमारी क्लास देख रहे हैं तो ये सब जानने का आपको पूरा जो है आप कहाँ पे इन सब चीज़ों को ढूंढने जाएंगे। अब बात करते हैं, जब प्रश्न आए कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा, कैमूर। साथ में बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा, तो किशनगंज। एक बार किशनगंज ऑप्शन में नहीं दिया गया था तो कटिहार आंसर हो गया था। तो जब किशनगंज ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो कटिहार हो जाएगा। अब साथ में सबसे दक्षिणी जिला जो है वो गया है, याद रखिएगा। तो 4 जिले हो गए, पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तरी, सबसे पश्चिमी कैमूर, सबसे पूर्वी किशनगंज, सबसे दक्षिणी गया। आगे बढ़ते हैं। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट है, 53 मीटर के आसपास बिहार राज्य की। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के 3 सबसे बड़े जिले कौन से हैं, तो पश्चिम चंपारण, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी चंपारण जो है 5229 स्क्वायर किलोमीटर, ये बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। फिर गया का नंबर आता है 4978 स्क्वायर किलोमीटर। आपको संख्या नहीं याद रखना है, बट ये ध्यान रखना है कि ये जो है सबसे बड़े जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तीसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण आता है 3969 वर्ग किलोमीटर। तो 3 जिले आप ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है शिवहर, मात्र 443 स्क्वायर किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपके सामने अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नेपाल की सीमा से लगे बिहार के कुल कितने जिले हैं, तो कुल मिला के 7 जिले हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। फिर पश्चिमी बंगाल की सीमा से, पश्चिम बंगाल पूर्वी साइड से लगता है बिहार के साथ में, तो बिहार के साथ में कुल कितने ज़िले लगे हुए हैं, तो किशनगंज सबसे ऊपर, पूर्णिया, देन कटिहार। फिर बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, तो सोमेश्वर चोटी 874, इसको 875 कर लीजिएगा, 875 मीटर इसका है और पश्चिमी चंपारण में स्थित है। क्लियर हो गया होगा आपको। फिर बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व। अंत तक वीडियो को देख लीजिएगा, कुछ अन्य फैक्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा कि वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य 1978 में घोषित किया गया था, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान 1990 में, और साथ में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 1994 में। अलग अलग समय पे घोषित हुए थे और ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र टाइगर रिजर्व है। वन्यजीव अभयारण्य बहुत सारे हैं बिहार में, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। फिर अब बात करें तो बिहार में कुल 3 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से हैं? प्रथम रामसर स्थल कंवर झील है बेगूसराय में, नागी पक्षी अभयारण्य 81 नंबर का हो गया, नकटी पक्षी अभयारण्य 82 नंबर का हो गया, और दोनों जमुई जिले में हैं। फिर अब बिहार के अन्य महत्वपूर्ण आरक्षित क्षेत्र देख लेते हैं। तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बहुत महत्वपूर्ण है, मुंगेर जिले में। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, तो ये कैमूर में, ध्यान रखिएगा, नाम से ही हो गया, रोहतास में है। तो कैमूर तो देगा नहीं विकल्प में, जब भी देगा फंसाने के लिए रोहतास देगा। अब बात करें गौतम बुद्ध
वन्यजीव अभयारण्य तो गया में हो जाएगा, नाम से आप आसानी से पकड़ सकते हैं। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में, आपने ऊपर SCERT बुक में देखा था, इन सभी के बारे में दिया गया है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य, तो विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी पूरे भारत में एकमात्र गांगेय या गंगा की डॉल्फिन की सेंचुरी है, अभयारण्य। और कहाँ स्थित हो? भागलपुर में। तो ध्यान रखिएगा गंगा में 60 किलोमीटर लंबाई में विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। जब आप कभी भागलपुर जाइए तो भागलपुर स्टेशन से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर आप यहाँ पे जा सकते हैं, विक्रमशिला पर जा सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं। तो भागलपुर में स्थित है, भारत का एकमात्र गंगा डॉल्फिन का अभयारण्य है। इसके अलावा गोगा भील झील कंजर्वेशन रिजर्व, ध्यान रखिएगा, तो ये कटिहार में स्थित है गोगा भील। अब बात करते हैं बिहार के शीर्ष कृषि उत्पादक जिले, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के हिसाब से। तो धान चावल के बारे में बात करें तो रोहतास नंबर 1 पर है, TRE 3 में पूछा गया था 15 मार्च को। गेहूं की बात करें तो रोहतास है, TRE 3 में ये भी पूछा गया था। मक्का की बात करें तो अररिया है नंबर 1 पर, उस समय मुजफ्फरपुर ऑप्शन में दिया गया था, क्योंकि अररिया तो दिया नहीं गया था, लेकिन वैसे ओवरऑल अररिया है नंबर 1 पर। दलहन में पटना है, गन्ना में पश्चिम चंपारण, TRE 3 में पूछा गया था 15 मार्च को। केला में मधुबनी है, दूसरे नंबर पे वैशाली है, पहले वैशाली था लेकिन अब वैशाली दूसरे नंबर पर है। लीची में मुजफ्फरपुर है, पता होगा आप सभी को कि लीची के लिए मुजफ्फरपुर सबसे ज़्यादा फेमस भी है। लीची से मुजफ्फरपुर से जो लीची होती है वो दिल्ली तक ट्रांसपोर्ट होती है और आगे तक भी जाती है, इतनी फेमस है। फिर अधिकतम वर्षा कहाँ पे होती है? तो किशनगंज में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है TRE 2 में। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो अरवल में, ध्यान रखिएगा। और ये GS में पूछा गया था, हमने TRE 2 के सारे GS करवाए हैं, 6 से लेकर 12 तक, PRT का तो करवाया ही है। तो अधिकतम वर्षा होती है किशनगंज में, न्यूनतम वर्षा होती है अरवल में। कुल वन आवरण अधिकतम है कैमूर जिला में, न्यूनतम है शेखपुरा में, हमने ऊपर ये चीज़ देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अब ये देख सकते हैं आप कि हमने मैराथन का क्लास लिया था TRE 3 के लिए, और उस समय हमने सारा चीज़ पढ़ाया था, वहाँ से हमने अलग से ये क्लिप निकाला है, ये PDF से हटाया, अलग किया है आप लोगों के लिए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, और आप लोगों का फ्री में, निःशुल्क में जो हम क्लासेस आपको देंगे मोर देन सफिशिएंट रहेंगी। किसी भी लेवल का पेपर आएगा आप रेडी होकर परीक्षा में जाएंगे, इस चीज़ की गारंटी है। पेड कोर्सेज में भी ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे, पेड कोर्सेज में भी इतने कम कंटेंट में आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब बात करें बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 किलोमीटर। बिहार की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का स्थान 12वां है, 12वां सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश को भी जब मिला देंगे तो जो लद्दाख बना हुआ है, तो लद्दाख भी आ जाता है, और लद्दाख बिहार से बहुत बड़ा है। जब आप मैप में लद्दाख को देखेंगे तो लद्दाख बहुत बड़ा हो जाता है, इस वजह से बिहार 13वें नंबर पर चला जाता है। जब हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला देते हैं तो बिहार का स्थान 13वां हो जाता है। तो आप जब गूगल करिएगा विकिपीडिया पे, तो आपको वहाँ पे जो है कहीं 12वां दिखेगा, कहीं 13वां दिखेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 12 कब बोला जाएगा? जब भारत के राज्यों में केवल गिना जाएगा, तब बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। और इसके अलावा बात करें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी मिला देंगे तो लद्दाख जो नया नया बना है बहुत बड़ा है, और लद्दाख के वजह से जो है बिहार लद्दाख से पीछे चला जाता है, बहुत पीछे चला जाता है। तो इसलिए जो है बिहार 13वें स्थान पर है, ध्यान रखिएगा, बिहार 13वें स्थान पर है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर। आगे बढ़ते हैं। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86%। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर। क्लियर हो गया होगा। और आप लोगों की जो आज की क्लास है समाप्त होती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कक्षा कैसी लगी। साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हम आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे, बट आप लोगों के सहयोग के बिना चीज़ें आसान नहीं हो सकती हमारे लिए भी, और बहुत मुश्किल होता है एक चैनल को, यूट्यूब चैनल को सस्टेन करना, खासकर पढ़ाते हुए। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए, और हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। जैसे हमने TRE 3 के लिए क्लासेस ली हैं, सब कुछ पढ़ाया है, TRE 4 के लिए उससे ज़्यादा पढ़ाएंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।